हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अरे वाह, आज तो आप पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होकर बैठे हैं। क्या आप स्कूल में भी हमेशा यूं ही पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं? अच्छा बताइए, आप स्कूल में और क्या-क्या करते हैं? पढ़ाई तो सभी करते हैं, और क्या करते हैं? क्या कोई खेल भी खेलते हैं? या फिर कुछ डांस या गाना भी सीखते हैं? अच्छा ये भी बताइए कि आप अपनी कक्षा में क्या-क्या करते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होकर कक्षा में गए, पहुंच भी गए, लेकिन वहां जाकर पढ़ने का मन नहीं किया? आप जानते हैं, मेरे साथ तो आज कुछ ऐसा ही है। तो क्यों ना आज हम पढ़ाई के अलावा कुछ और करें? आज हम थोड़ी बातें करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा, इसमें मज़ा भी आएगा। तो चलो हम एक कहानी सुनते हैं। एक बार दो सहेलियाँ थीं। एक का नाम था पूजा और दूसरी का नाम था दीपा। पूजा एक स्कूल में डांस सिखाती थी और दीपा उसी स्कूल में फुटबॉल सिखाती थी। पूजा का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था पुनीत। वह भी उसी स्कूल में पढ़ता था। तो एक दिन पूजा कुछ परेशान सी थी। वे दोनों स्कूल से लौट रही थी, तो वे दोनों एक साथ पूजा के ही घर चली गई। घर पहुंचने पर पूजा ने अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, दीपा, आज तो मैं बहुत परेशान हूँ। केवल 10 दिन रह गए हैं कंपटीशन में और 3 डांस करवाने हैं और समय ही नहीं मिलता अभ्यास करवाने का। जो समय मिलता है वह भी बर्बाद हो जाता है। क्यों? बर्बाद क्यों? क्यों बर्बाद हो जाता है? अरे मुझे आधे से ज्यादा समय तो बच्चों को उनकी खड़े होने की स्थिति समझाने में निकल जाता है। तुम आगे हो जाओ, तुम थोड़ा पीछे जाओ, तुम दाएं होकर खड़े रहो, तुम्हें थोड़ा बाएं होना होगा। बस मैं यही कहती रहती हूँ। हाँ, यह मुश्किल तो मुझे भी फुटबॉल की ट्रेनिंग के दौरान आती है। पर दीपा, समय बहुत कम है। मुझे नहीं लगता मैं बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार कर पाऊंगी। तो फिर तुम जमीन पर बच्चों की स्थिति के हिसाब से गोले क्यों नहीं लगाती? इससे उन्हें आसानी होगी। 3 अलग-अलग डांस हैं। हर डांस में 10 से 12 बच्चे। इतने गोले लगाने पर तो मैं खुद ही चकरा जाऊंगी। तब तुम हर डांस के लिए अलग-अलग रंग के गोले लगाओ। तभी अंदर से पूजा के भाई पुनीत की आवाज आई। दीदी, आप प्लीज बातें करना बंद कीजिए। कल मेरा निर्देशांक ज्यामिति का टेस्ट है। मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो पूजा ने ऊंची आवाज में कहा, अरे पुनीत, हम अभी तो आए हैं, थोड़ी देर तो बातें करने दो। तुम भी बहुत देर से पढ़ाई कर रहे होगे। आओ तुम भी हमारे पास आकर बैठो। तो पुनीत भी वहां आकर बैठ गया। हाँ, तो मैं कह रही थी कि तुम 3 अलग-अलग रंग के गोले बनाओ। मैं तो समय कम होने की बात कर रही हूँ और तुम मेरा काम बढ़ाने की बात कर रही हो। अगर मैं रोज सुबह जाकर पिछले दिन के गोले मिटाऊंगी और नए लगाऊंगी तो कितना समय बर्बाद होगा। तो डांस की तैयारी कैसे होगी? तो क्या बच्चों की स्थिति रोज बदलती है? जी हाँ, तभी तो इतनी परेशानी है। इस पर पुनीत बोला, तो दीदी, आप खुद कैसे याद रखती हैं बच्चों के खड़े होने की स्थिति? मैं याद नहीं रखती। मैं तो रोज शाम को ही अगले दिन करवाए जाने वाले स्टेप सोचकर 3 कागजों पर बना लेती हूँ। हर डांस के लिए एक, और सुबह बच्चों को बता देती हूँ। 1-2 बार अभ्यास करने के बाद वे अपनी स्थिति नहीं भूलते, पर पहली बार स्थिति बताने में बहुत समय चला जाता है। दीदी, जरा दिखाओ तो वे चित्र। पूजा ने उस दिन के चित्र अपने पर्स से निकालकर पुनीत को दिखाए। अच्छा दीदी, यह तो बहुत आसान है। आज से आप अपनी योजना सादे कागज पर बनाने की बजाय एक ग्राफ पेपर पर बनाइएगा। बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन पुनीत, तुम करोगे क्या? दीदी, मैं कल स्कूल जाकर डांस ग्राउंड पर ये ग्राफ बना दूंगा। बस, फिर तो आपको केवल बच्चों को कुछ निर्देशांक बताने होंगे और बच्चे अपनी स्थिति समझ जाएंगे। तभी अंदर से पूजा और पुनीत की माताजी की आवाज आई। पुनीत, तुम अपने टेस्ट की तैयारी करो। दीदी को बातें करने दो। जी मम्मी जी, मैं वही कर रहा हूँ। अरे पुनीत, तुमने आंटी जी से झूठ क्यों कहा? तुम कहाँ तैयारी कर रहे हो? तुम तो हमसे बातें कर रहे हो। नहीं दीदी, मैं आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। किसी को कुछ सिखाने से भी तो अपनी समझ और बढ़ती है।
अब वे तीनों उस कमरे में गए जहां पुनीत पढ़ाई कर रहा था। उसने अपनी किताब और ग्राफ की कॉपी दिखाकर दोनों को कुछ बातें समझाई। यह देखिए दीदी, किसी भी कार्तीय तल पर यदि हमें अरे पुनीत, लेकिन ये कार्तीय तल क्या है? अरे दीदी, रेने देकार्ते ने किसी भी तल पर एक बिंदु की स्थिति को दर्शाने का तरीका खोज निकाला था। इसलिए इसके लिए प्रयोग किए गए तल को कार्तीय तल और इस पद्धति को कार्तीय पद्धति कहा जाता है। और आप जानते हैं, इसकी खोज उन्होंने बेड पर लेटे लेटे सोचते हुए की थी। और आप लोग मुझे कभी लेटने भी नहीं देते, हर समय पढ़ने को कहते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम बिंदु को दर्शाने की विधि बताओ। हाँ हाँ दीदी, मैं वही बता रहा हूँ। तो यह देखिए, मैंने यहाँ एक क्षैतिज रेखा खींची और इसके मध्य को शून्य मानकर दोनों ओर बराबर दूरी पर यह संख्याएं लिखी। दाईं ओर 1, 2, 3, 4, 5 आदि, और बाईं ओर -1, -2, -3, -4, -5 आदि। यह तो एक संख्या रेखा है, मैं जानती हूँ, किंतु इस पर संख्याएं केवल एक रेखा पर ही दिखाई जा सकती हैं। डांस में बच्चे सदा ही एक सीधी लाइन में नहीं रहते। अरे दीदी, आप पहले पूरी बात तो सुनिए। देखिए, अब हम ऐसी ही एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनाएंगे जो इस रेखा को शून्य यानी मूल बिंदु पर 90 डिग्री के कोण पर काटेगी, कुछ ऐसे। अरे वाह, मैं समझ गई। अब तो बड़ी आसानी से बिंदु की स्थिति निश्चित की जा सकती है। पर हम बच्चों को कैसे बताएंगे? पर मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आया। दीदी, आप यहाँ देखिए, यह क्षैतिज रेखा x अक्ष कहलाती है। यह भुज को दर्शाती है। और यह ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष कहलाती है। यह कोटि को दर्शाती है। अब मान लीजिए आपका पहला डांसर यहाँ P पर खड़ा होगा, तो उसकी स्थिति हुई x बराबर है -2, y बराबर है 3। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले भुज फिर कोटि। तो P बराबर है x, y, यानी P बराबर है -2, 3। पर पुनीत, ये -2 और 3 है क्या? अरे दीदी, P बिंदु x अक्ष पर किस संख्या की सीध में है? -2। बिल्कुल सही। तो भुज हुआ -2 और y अक्ष पर किस संख्या की सीध में है? हाँ, 3 की सीध में, तो कोटि हुआ 3। अब मैं समझ गई, P बराबर है -2, 3। जी दीदी, पहले भुज फिर कोटि। अब देखिए, चित्र के हिसाब से आप अगले बच्चे को शायद यहाँ खड़ा करेंगी, मान लीजिए Q पर। तो बताइए, Q के भुज व कोटि? ठहरो ठहरो, मुझे देखने दो। तो भुज हुआ -3 और कोटि हुआ 2, तो Q बराबर है -3, 2। अरे, यह तो मजेदार है। और ऐसे लिखकर तो हम बच्चों को भी आसानी से उनकी स्थिति समझा सकते हैं। बस हमें जमीन पर ऐसी रेखाएं बनानी होंगी। जी दीदी, आपने सही कहा। यह काम मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर कर दूंगा। मैं x अक्ष और y अक्ष को अलग अलग रंगों से बनाऊंगा, जिससे कि बच्चों को और भी आसानी होगी। यह सब तो ठीक है पुनीत, पर मुझे अभी भी एक शंका है। जो बच्चे डांस की तैयारी कर रहे हैं वे छोटे हैं। वे शायद ऋणात्मक संख्याओं को ना समझ पाएं। अगर उन्होंने ऋणात्मक और धनात्मक का फर्क ना समझा, तो तुम सोच सकते हो कि मेरे डांस का क्या होगा। हाँ पूजा, मुझे तो सोच कर ही हंसी आ रही है। सब उलट पलट हो जाएगा। नहीं दीदी, कुछ उलट पलट नहीं होगा। मेरे पास उसका भी हल है। यह देखिए, आपने देखा होगा कि x अक्ष और y अक्ष जब मूल बिंदु पर काटते हैं तो वे पूरे कार्तीय तल को 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। इन्हें हम 1/4 या चतुर्थांश भी कहते हैं। दाईं ओर ऊपर वाले चतुर्थांश को पहला चतुर्थांश कहते हैं। फिर घड़ी से उल्टी दिशा में चलते हुए बाईं ओर दूसरा, उसके नीचे तीसरा और उसके दाईं ओर चौथा चतुर्थांश है। हाँ पुनीत, पर उससे होगा क्या? तुम शायद मेरी परेशानी समझे नहीं। ये बच्चे ऋणात्मक संख्याओं को नहीं जानते, तो इन चतुर्थांशों को कैसे समझेंगे? दीदी, आप आज कुछ ज्यादा ही परेशान हैं, इसीलिए आप देख नहीं पा रही हैं। यह देखिए, मैंने पहले चतुर्थांश में एक बिंदु लगाया। अब बताइए इसके भुज व कोटि? S बराबर है 4, 2। तो कहिए, यह ऋणात्मक है या धनात्मक? अरे, ये तो दोनों ही धनात्मक हैं। दीदी, मैं भी तो यही कह रहा हूं। हम केवल इसी चतुर्थांश का प्रयोग करेंगे।
इस प्रकार से उन्हें किसी ऋणात्मक संख्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वाह, ये अच्छा रहेगा। क्या किसी और चतुर्थांश में दोनों संख्याएं धनात्मक नहीं है? नहीं दीदी, यह कैसे हो सकता है? देखिए, पहले चतुर्थांश में जमा कोमा जमा, दूसरे में घटा कोमा जमा, तीसरे में घटा कोमा घटा और चौथे में जमा कोमा घटा। तो इसका मतलब है कि हम किसी बिंदु के भुज व कोटि के केवल चिन्हों को देखकर बता सकते हैं कि वह कौन से चतुर्थांश में पड़ेगा। जी दीदी, बिल्कुल सही। तो बताइए, t बराबर है -2 कोमा -3 किस चतुर्थांश में होगा? तीसरे चतुर्थांश में। तो दीदी, यह लीजिए ग्राफ पेपर और कल के डांस की योजना इस पर बनाइए। हाँ, जरूर। रात के खाने के बाद पूजा ने पुनीत को चित्र दिखाए जो कि ग्राफ पेपर पर बनाए गए थे। पुनीत ने उसी ग्राफ पर मूल बिंदु को एक किनारे पर बनाकर पहले चतुर्थांश की सभी संख्याएं अंकित कर दी, कुछ ऐसे। तो बच्चों, आओ अब हम बच्चों की स्थिति के भुज व कोटि जानने का प्रयत्न करें। इसके लिए इस ग्राफ को देखो। तो देखो बच्चों, पूजा ने डांस में आने वाले बच्चों की स्थिति कुछ इस प्रकार से दर्शाई। पहला बच्चा है यहाँ क बिंदु पर, दूसरा ख पर, फिर ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ व ड। यह ग्राफ जब पूजा ने पुनीत को दिखाया तो पुनीत ने इस पर यह दोनों अक्ष अंकित कर दिए। यह है y अक्ष और यह x अक्ष। यह दोनों यहाँ मूल बिंदु पर 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं। x अक्ष पर मूल बिंदु के दाईं ओर सभी धनात्मक संख्याएं लिखी गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार यदि इस रेखा को बाईं ओर और बढ़ाया जाता तो इस ओर ऋणात्मक संख्याएं आती, -1, -2, -3 आदि। आप संख्या रेखा को अच्छे से पहचानते हैं। इसी प्रकार की एक ऊर्ध्वाधर रेखा यह y अक्ष है। यहाँ ऊपर की ओर धनात्मक संख्याएं लिखी गई हैं और नीचे की ओर यदि इस रेखा को बढ़ाते तो ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती। पुनीत ने केवल पहले ही चतुर्थांश का प्रयोग किया और इन रेखाओं को इस प्रकार से अंकित किया। तो चलिए अब हम बच्चों की स्थिति को समझने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले है क बिंदु। पहले हम देखेंगे कि क बिंदु x अक्ष पर किस संख्या की सीध में है। क बिंदु x अक्ष पर 0 की सीध में है, तो इसका भुज हुआ 0 यानी x हुआ 0। इसी प्रकार क बिंदु y अक्ष पर 5 पर है, तो कोटि हुआ 5। इसे हम लिख सकते हैं क बराबरे 0,5। आइए इसकी स्थिति को दर्शाएं। उसके बाद है ख बिंदु। ख बिंदु x अक्ष पर 1 की सीध में है और y अक्ष पर 4 की सीध में है, तो इसे हम लिख सकते हैं ख बराबरे 1,4। आइए इसकी स्थिति को भी दर्शाएं। तो इसी प्रकार से हम बाकी सभी बिंदु भी अंकित कर लेते हैं। तो यह देखिए, यह बन गई बच्चों के डांस की स्थिति। मज़ा आया ना? तो चलिए अब हम कुछ और बिंदुओं को कार्तीय तल पर दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिए हमें सभी चतुर्थांशों का प्रयोग करना होगा। आइए इस ग्राफ को देखिए। तो यह देखिए बच्चों, यह एक ग्राफ पेपर है जिस पे चारों चतुर्थांशों को दर्शाया गया है। आइए हम इस पर कुछ बिंदु अंकित करें।
पहला बिंदु है A बराबर 5,0। तो x अक्ष पर 5 कहाँ है? x अक्ष पर 5 की संख्या यहाँ है और y अक्ष पर 0 यानी कि ये। तो A बिंदु होगा यहाँ 5 पर। यह A बिंदु की स्थिति है। दूसरा बिंदु है B बराबर 0,5। क्या आप बता सकते हैं ये किस अक्ष पर होगा? यहाँ भुज का मान 0 है, तो यह y अक्ष पर होगा। 0,5। अगला बिंदु है C 2,5। इसमें दोनों ही संख्याएं घनात्मक हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में आएगा? तो यह आएगा पहले चतुर्थांश में। x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 5। तो इसकी स्थिति यह होगी। अगला बिंदु है D 5,2 यानी भुज 5 और कोटि 2। भुज होगा यहाँ इसकी सीध में और कोटि 2 की सीध में। तो इसकी स्थिति यह होगी। अगला बिंदु है E -3,5। भुज पर -3 की संख्या किस ओर होगी? यहाँ। और कोटि 5 यानी यहाँ। -3 और 5। चलिए आगे चलें। अगला बिंदु F -3, -5। दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन से चतुर्थांश में होगा? यह होगा तीसरे चतुर्थांश में। -3 भुज व -5 कोटि। तो पहले x अक्ष को देखिए, -3। अब y अक्ष पर -5 यहाँ। -3 व -5। अगला बिंदु है G 5, -3। x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर -3 यानी इसे हम यहाँ अंकित करेंगे। यह चौथा चतुर्थांश है। अगला बिंदु है H -1, 6। x अक्ष पर -1 और y अक्ष पर 6। तो इस प्रकार से हमने कुछ बिंदुओं की स्थिति अंकित की। तो बच्चों, आपने देखा कि बातों ही बातों में आपने पुनीत से सारी निर्देशांक ज्यामिति सीख ली है। तो आइए देखते हैं कि आपने क्या क्या जाना। एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहा जाता है। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका x निर्देशांक या भुज कहा जाता है। साथ ही x अक्ष से बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप में होते हैं और y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0, y के रूप में होते हैं। आइए अब इसे एक चित्र के रूप में देखें। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, होते हैं। एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश में जमा, जमा के रूप में, दूसरे चतुर्थांश में घटा, जमा के रूप में, तीसरे चतुर्थांश में
घटा कॉमा घटा के रूप में और चौथे चतुर्थांश में जमा कॉमा घटा के रूप में होते हैं, जहां जमा एक धनात्मक वास्तविक संख्या को और घटा एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या को प्रकट करते हैं। तो आओ बच्चों, अब हम कुछ प्रश्न उत्तर देखें। कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? तो इसका उत्तर होगा x अक्ष और y अक्ष। यह दो रेखाएं तल को कितने हिस्सों में बांटती हैं? आप अच्छे से समझ चुके हैं कि यह 4 हिस्सों में बांटती हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के हरेक भाग का नाम बताइए। चौथाई या फिर चतुर्थांश। उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा काटती है। उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। शाबाश। आइए कुछ और प्रश्न देखें। x अक्ष पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x, 0, 0, y, x, y या 0, 0? तो इसका उत्तर है x, 0। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं 1, 0, 0, 1, 0, 0 या 1, 1। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होंगे। दूसरे चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होंगे? जमा जमा, जमा घटा, घटा जमा या घटा घटा? हम जानते हैं कि दूसरे चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक घटा जमा के रूप में होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशांक x अक्ष पर स्थित है? 1, 3, 0, 3, 3, 5 या 3, 0? तो उत्तर होगा 3, 0। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा? हम जानते हैं कि तीसरे चतुर्थांश में घटा घटा इस रूप के बिंदु होते हैं। तो आइए ढूंढें। -3, -4, 2, -4, -2, 3 या 0, 1। दोनों ऋणात्मक संख्याएं -3, -4 में हैं। तो यही इसका उत्तर होगा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि निर्देशांक ज्यामिति को जानकर आपको मज़ा आया होगा। तो घर पर इसके प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, खूब खेलते भी रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।